Hello students, today we are going to take up a new topic and that is diffraction. Actually ये जो हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन का, ये हमारी बुक का वेव्स एंड ऑप्टिक्स का 8th चैप्टर है और ये HP यूनिवर्सिटी के सिलेबस में 4th यूनिट के फर्स्ट पार्ट में कवर्ड है। तो सबसे पहले तो हम यही देखना चाहते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है यहाँ डिफ्रैक्शन के केस में। तो जो डिफ्रैक्शन है वो बेसिकली दो क्लासेस में यहाँ कवर किया गया है। एक है हमारी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। तो जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है उसमें जो हमने स्टडी करना है वो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, मल्टी स्लिट्स एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिस्पर्सिव पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये हमारे पास है। अब इसमें क्या क्या इसमें करना है ये ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, तो हमारे पास जितना भी हम इससे लिंक टॉपिक्स होंगे वो हम करेंगे। और जो दूसरा इसका पार्ट है वो है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में हमने स्टडी करना है हाफ पीरियड जोन्स, देन जोन प्लेट, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, पैटर्न ऑफ स्ट्रेट एज, ए स्लिट एंड ए वायर यूजिंग हाफ पीरियड जोन एनालिसिस। तो बेसिकली ये हमारा सिलेबस है जो हमने डिफ्रैक्शन के केस में स्टडी करना है। तो इसी को हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। सो बेसिकली यदि हम डेफिनेशन की बात कहें तो ये डेफिनेशन हमने सीधी लिखी है कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल or an opening that is slit and scattering into the region of geometrical shadow is called diffraction। हम इसको समझते हैं क्या मतलब है। देखिए ये नीचे एक डायग्राम्स दी हुई हमने दो, एक लेफ्ट वाली डायग्राम है और एक ये राइट में डायग्राम है। तो हम पहले लेफ्ट की डायग्राम की बात करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ये ए से लेकर बी तक ये एक ऑब्स्टेकल है और इस ऑब्स्टेकल के सामने हमने यहाँ एक पॉइंट सोर्स रख दिया जिसको मैं एस से यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। एस इज द पॉइंट सोर्स और यहाँ ऑब्स्टेकल के आगे ये हमने एक स्क्रीन लगा दी हुई है। ये जो मैं अपना कर्सर यहाँ नीचे ला रहा हूँ ऐसे, ये स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यदि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन है तो आप क्या सोचेंगे कि यदि एस से एक रे ऑफ लाइट चलती है ए की तरफ तो ये यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सी पॉइंट पर हिट करेगी। अब क्योंकि ए और बी के बीच में ये ऑब्स्टेकल है तो जो बाकी रेज होंगी जो एस से बी की तरफ चलेंगी वो डी तक पहुंचेंगी। तो जो हमारे C और D के बीच का जो पोर्शन आएगा दैट विल बी द पोर्शन ऑफ अ शैडो। वहां डार्क आना चाहिए, पैटर्न डार्कनेस आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। ऐसे ही यदि मैं दूसरा हिस्सा लूं, जैसे मैंने यहां राइट हैंड साइड के ऊपर एक डायग्राम ली है कि हमारे पास सोर्स है S और ये ओपनिंग है ए बी, जैसे स्लिट हमने बना ली है, ये स्लिट आप दिखा रहे हैं ए बी और सामने स्क्रीन रख दी है। तो यूजिंग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो जो एस से रेज जाएंगी वो ए से होते हुए सी तक पहुंचेंगी और यहाँ एस से बी से होते हुए ये डी तक पहुंचेंगी। यानी सी से डी तक का पोर्शन लाइट वाला पोर्शन होगा और इस सी से ऊपर वाला पोर्शन शैडो आनी चाहिए, डी से नीचे वाले पोर्शन में शैडो आनी चाहिए। तो वो पोर्शंस जो हैं उनको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल शैडो। जैसे हमने पिछले केस में हमने जैसे यहाँ पर
लेफ्ट हैंड में CD को हमने ज्योमेट्रिकल शेडो कहा था। पर ऐसे एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर देखें तो ऐसे लाइट जाके A के ऊपर टकराती है ना, तो A के ऊपर टकराने के बाद ये बिखर जाती है, और बिखरने के बाद ये जो ज्योमेट्रिकल शेडो का पोर्शन है ना, ये उसमें भी आ जाती है। ऐसे ही B में होता है। B पॉइंट के ऊपर जब ऑब्स्टेकल से टकराई लाइट तो ये इस CD पोर्शन में स्कैटर हो गई, बिखर गई। तो ऐसे ही राइट हैंड साइड फिगर में देखेंगे तो जो ज्योमेट्रिकल शेडो ऊपर थी, या ये D से नीचे थी या C से ऊपर थी, तो इसमें भी लाइट आएगी। तो ये जो बिखराव है A के ऊपर टकराने के कारण या फिर B के ऊपर टकराने के कारण और लाइट का ज्योमेट्रिकल शेडो में बिखर जाना, दैट इज टर्म्ड एज डिफ्रैक्शन। तो यही हमने तभी करके लिखा, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एन ओपनिंग दैट इज स्लिट एंड स्कैटरिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम रूटीन लाइफ में तो हमें नजर नहीं आती डिफ्रैक्शन। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा इसके लिए। देखो, इसकी कंडीशंस करते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं ये सारी कि कैसी है। तो कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग द डिफ्रैक्शन या फिर कंडीशंस टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन, तो हमारी ये दो कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई होनी चाहिए टू ऑब्टेन डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। तो पहली ये कंडीशन है कि साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और द अपर्चर शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव। जितनी वेवलेंथ है ना वेव की, इंसिडेंट वेव की, लगभग उतना ही साइज होना चाहिए ऑब्स्टेकल का। और जो दूसरी कंडीशन है B, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द ऑब्स्टेकल और अपर्चर एंड द ऑब्जर्वेशन screen should be considerably large, a few thousand times than the size of the obstacle or aperture. ये दोनों में से एक कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप जो डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका। अब देखो, मान लो कि आप कमरे में बैठे हुए हैं और उस कमरे में, जैसे आप अपने घर की एग्जांपल ले सकते हैं, तो आपके घर के ऊपर, घर के मतलब ये सोच लो कि दीवार के ऊपर दूसरे कमरे के साथ एक छोटा सा सुराख है, जो उस सुराख के कारण जो हमारी लिंकेज है दूसरे कमरे के कारण है, अदरवाइज बीच में दीवार है। पर आप देखेंगे कि जो हम इस कमरे में बैठ के बोल रहे होंगे, तो उधर दूसरे कमरे में आप ध्यान लगाकर सुनेंगे तो दूसरे कमरे में सुनाई दे जाएगा। ये क्यों होता है? दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। पर क्वेश्चन राइज होता है कि यदि मैं यहां पर एक छोटा सा दीपक जगा दूं एक कमरे में, तो क्या वो दीपक की रोशनी दूसरे कमरे में भी जाएगी? द आंसर विल बी नो। तो ऐसा नहीं होगा। तो उसका यही कारण है कि डिफ्रैक्शन के लिए ना जो साइज है, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और द अपर्चर शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव। यानी कि जो साउंड वेव्स है ना हमारी, या रेडियो वेव्स की बात भी आएगी आगे, उनका जो साइज होता है वो हमारी जो रोज दिखने वाली चीजें जैसे टेबल है, चेयर है, दरवाजे हैं, ये लगभग उनके आकार के हैं। जबकि जो लाइट है, जो लाइट की वेवलेंथ है ना, वो बहुत कम है, वो ऑंगस्ट्रॉम में है। 4000 ऑंगस्ट्रॉम से 8000 ऑंगस्ट्रॉम के बीच में अप्रॉक्सीमेटली होता है।
जबकि जो साउंड की है वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 1.66 सेंटीमीटर से लेकर 16.6 मीटर तक की वेवलेंथ बनती है साउंड वेव्स की। तो इसलिए साउंड वेव्स इजीली डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, पर लाइट वेव्स डिफ्रैक्ट इजीली नहीं होती। उनको डिफ्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत ब्रीक ऑब्जेक्ट्स चाहिए जिनका साइज एंगस्ट्रॉम में हो। तो यही चीज हमने यहां पर क्वेश्चन के रूप में लिखी हुई है। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि रेडियो वेव्स एंड ऑल्सो द साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट प्रोनाउंसडली अराउंड द बिल्डिंग्स व्हाइल द लाइट वेव्स डू नॉट। व्हाई? तो इसका ये हमने पहले ही आंसर कर दिया कि फॉर ए वेव टू सफर डिफ्रैक्शन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स शुड बी of the same order as that of the size of the obstacle. The radio waves have wavelengths of the order of the size of buildings and other obstacles coming in their way, and hence they are easily diffracted. Since the wavelength of light waves is very small, they are not diffracted by buildings. तो ये एक कारण होता है। ऐसे ही साउंड के लिए भी यही है, इसीलिए मैंने साउंड का आपको एग्जांपल दे दिया। तो ये डिफ्रैक्शन की कंडीशंस और एक इंपॉर्टेंस उसकी। अब कई बच्चों में क्यूरियोसिटी होगी कि भाई पीछे इंटरफेरेंस भी पड़ा, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फर्क क्या है? इंटरफेरेंस भी तो एक फिनोमेना हमने स्टडी किया, अब यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो यहां कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम आगे क्लैरिफाई करेंगे जब हम डिटेल्स करेंगे डिफ्रैक्शन की। और यहां पहले ही मैंने आपको इनका डिफरेंस बता दिया कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ड्यू टू टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स। अलग अलग वेव फ्रंट्स होते हैं इंटरफेरेंस में। आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, तो दो सोर्सेज बनाए थे हमने, अलग अलग वेव फ्रंट आए थे। जबकि डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक ही वेव फ्रंट से दो लाइट्स बनती हैं। एक ही वेव फ्रंट के दो हिस्सों से लाइट जब आपस में सुपरपोज करती है तब ऐसा पैटर्न बनता है जिसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। तो यही हमने लिखा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ड्यू टू टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स, whereas the diffraction of light is due to superposition of waves from different parts of the same wavefront। तो ये होता है। दूसरा है इसमें कि fringes obtained in an interference pattern may or may not be of the same width, whereas the fringes in the diffraction pattern are never of the same width। तो ये आप करेंगे भी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो विड्थ होती है फ्रिंजेस की वो अलग अलग होती है। तो तीसरा जो इसमें पॉइंट है कि जो इंटरफेरेंस होते हैं उसमें जो बैंड्स बनते हैं, ब्राइट बैंड्स, वो सेम इंटेंसिटी के बनते हैं, पर जब आप डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन में जो बैंड्स बनते हैं वो सेम इंटेंसिटी के नहीं होते। तो यही हमने यहाँ लिखा कि ऑल द ब्राइट बैंड्स आर ऑफ सेम इंटेंसिटी during the interference, whereas the bright bands in diffraction are not of the same intensity। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं और ये आप आगे जब स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमने बेसिकली करनी है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में बाद में हम डिफरेंस भी करेंगे, पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होती क्या है? तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की खासियत है कि जो सोर्स है ना, सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एन इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। ये है मेन इसका कि इन फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स एंड द स्क्रीन आर प्लेस्ड एन इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। सो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज मेनली डन बाय द यूज ऑफ लेंसेज। लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि लाइट के सोर्स को यदि प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस के ऊपर रखेंगे तो वहां से जो लाइट है उसमें पैरेलल रेज पैदा हो जाएंगी, यानी प्लेन वेव फ्रंट
बन जाएगा हमारे पास। तो उस केस में हम ऐसा करते हैं। ऐसे ही फोकसिंग में हम करते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जब आप लेंस में से पास करेंगे तो उस केस में वो फोकस हो जाएगी एक खास पॉइंट के ऊपर। तो ये डिफ्रैक्शन हम स्टडी करने अब जा रहे हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पेपर में आता है, तो इसको समझेंगे। ये आज एक ही दिन में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी पूरी डिटेल हमें करनी है, तो हम इसके दो पार्ट्स में कर देंगे। पहले हम इसकी थ्योरी स्टडी कर लेते हैं कैसे है। तो आप कंसिडर करो कि हमारे पास ये एक स्लिट है, ये मैंने यहाँ लिखा है, ये मेरी फिगर देखेंगे आप, फिर मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगा कि ये स्लिट है। अब स्लिट है तो स्लिट कहाँ से कहाँ तक का है? ये ए से लेकर ये बी नीचे तक स्लिट है, ये दिखाया हुआ है। इसको हमने डी से डिनोट कर दिया, स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। और जो स्लिट का ए बी का सेंट्रल पोर्शन है वो है सी, ये हमने यहां पॉइंट सी दिखा दिया। अब पीछे से लाइट आ रही है, एक वेव फ्रंट, तो जब वो वेव फ्रंट यहां ए बी से टकरा के आगे जाएगा, मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ लैम्डा का वो वेव फ्रंट है, तो उस केस में यहां से टकराने के बाद ये किसी पॉइंट पी के ऊपर जाकर फोकस होगा, किसी भी पॉइंट। ये स्क्रीन है सामने, ये मैंने स्क्रीन दिखाई हुई है, ये ओ स्क्रीन का सेंट्रल पोर्शन है जो कि सी के बिल्कुल सामने आता है, और जो स्लिट का और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। अब आपने क्योंकि पैरेलल बीम को फोकस करना है, तो फोकस करने के लिए हमने ये लेंस लगा दिया, लेंस एल है। मैंने पहले ही बताया कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, तो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो हमारी लाइट है वो ए बी के ऊपर से स्ट्राइक करने के बाद डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करने के लिए हम लाइट को जो डिफ्रैक्ट होके आ रही है वो लेंस में से पास करके इस स्क्रीन के ऊपर फोकस करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर किसी भी पॉइंट पी के ऊपर देख सकते हैं, और विद रेफरेंस टू ओ, मतलब ओ से पी की दूरी स्मॉल वाई ले ली हमने। पी यदि पॉइंट ओ पे होगा तो अलग पैटर्न बनेगा, आगे पी ऐसे ऊपर को जाएगा या ओ से नीचे की तरफ जाएगा तो एक पैटर्न बनेगा। तो ये हमने रेज ऑफ लाइट करके दिखाई हुई हैं। डॉटेड लाइंस ओ के ऊपर फोकस करती हुई बताई हैं, और जो डार्क लाइंस हैं वो पी के ऊपर फोकस करती हुई दिखाई हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो यही चीज हमने लिखा है यहाँ पे, कंसिडर ए नैरो लीनियर स्लिट ए बी ऑफ विड्थ टी इल्यूमिनेटेड बाय द प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, ये हमने बताया नहीं, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश नहीं दिखाया हुआ, ऑफ मोनोक्रोमैटिक light of wavelength lambda. Let the light emerging out of the slit AB after diffraction is brought to focus on the screen XY by means of lens. तो यह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये ऊपर वाले पॉइंट को X मान सकते हैं, नीचे वाले पॉइंट को Y मान सकते हैं। ये जो स्क्रीन है हमारी, तो यहाँ दिखाया नहीं है। So तभी हमने कहा then instead of a sharp image of slit, a series of bright and dark rings are observed on both sides of central portion having maximum brightness and called central maximum. This is due to diffraction of light. होता क्या है कि जो O पॉइंट है ना, उसके ऊपर मैक्सिमम लाइट आती है, और जैसे ही O से ऊपर P की तरफ चलते हैं लाइट कम हो जाती है, यानी डार्कनेस आती है, और फिर आगे चलते हैं तो फिर ब्राइटनेस आती है, फिर डार्कनेस आती है, फिर ब्राइटनेस आती है, एंड सो ऑन। ऐसे ही ऊपर जाते समय ओ की तरफ और ओ से नीचे की तरफ जाते समय भी ऐसे ही होता है। ये बेसिकली 2 डायमेंशनल स्क्रीन है, पर हम क्योंकि प्लेन के ऊपर दिखा रहे हैं तो हम एक लाइन के रूप में दिखा रहे हैं इसको। अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर हमारे पास पैटर्न बनता है जिसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। तो हमने इस पैटर्न को स्टडी करना है और उसकी थ्योरी करनी है। तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि ओ के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमम
या जिसको हम प्राइमरी मैक्सिमम बोलते हैं वो बनता है। ये O के ऊपर मैक्सिमम क्यों बनता है वो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं। देखिए ये जो A B यहां पर जब वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा तो यहां A से जो हमारे पास आपको पता है एक ही वेव फ्रंट है, एक ही वेव फ्रंट AB बनेगा। तो जो वेवलेट्स होंगे जो A से ओरिजिनेट होंगे और जो B से, क्यों आपने अभी कहा पीछे कि जो हमारे पास डिफ्रैक्शन होता है दैट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स, नॉट वेव फ्रंट्स, वेवलेट्स। तो ये जो ए बी यहां पर वेव फ्रंट का हिस्सा होगा उसमें ए से और बी से जो वेवलेट्स चलेंगे, ये ए से ऐसे जाएंगे, ये डॉटेड लाइन दिखाई है, ये डॉटेड लाइन, ऐसे ही बी से यहां चलेंगे, ये भी डॉटेड लाइन दिखाई है, और ये जब लेंस में से पास होके फोकस होंगे तो ओ के ऊपर जब सुपरपोज करेंगे तो इन फेज करेंगे, दे विल बी इन फेज विद ईच अदर। तो जब इन फेज विद ईच अदर होंगे तो उस केस में नेचुरली है लाइट बढ़ जाएगी और हम कहेंगे ये हमारे पास मैक्सिमम बन गया, और ये जो मैक्सिमम ऑफ लाइट है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मैक्सिमम। तो यही हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम या प्राइमरी मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो यही कहा हमने कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द स्लिट it becomes a source of secondary wavelets. The wavelets are in phase initially and spread out in all directions. Let C be the midpoint of AB, हमने पहले ही बताया आपको। Then the wavelets falling on lens parallel to CO have equal optical paths and thus meet in O in phase with each other. तो same phase होगा, meet in phase. तो therefore these wavelets reinforce each other to give rise to the central maximum at O. It is also called primary maximum. अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि फिर मिनिमम बनेगा, उसके बाद जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे ओ से ऊपर को गए तो कहीं पे मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। अब जो मिनिमम मैक्सिमम बनते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यहां पर यही हम चीज देखने जा रहे हैं कि पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा। तो हमने मान लेना है कि अब निकालना कैसे है, उसके लिए हमें दो जो रेज आ रही हैं ए और बी से उनके बीच में पाथ डिफरेंस देखना पड़ता है। जैसे ये देखिए ना, यहां से मैं आप दिखा रहा हूं पी पॉइंट की बात। अब क्या होगा कि जो वेवलेट्स ए से ओरिजिनेट होंगे अब यहां से इधर को जाएंगे। ये देखिए ये लाइन मैंने जाती हुई दिखाई, ये अनब्रोकन लाइन, और ये आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस ये पी की ओर गई। ऐसे ही बी से यदि यहां से देखें ये लाइन इधर को गई, रे ऑफ लाइट ये इधर को चले गई, और यदि सी से देखें तो अप्रोक्सीमेटली हमने ये कहा कि ये सीधी ही पी की तरफ चले गई अप्रोक्सीमेटली। तो यदि मैं कहूं कि ये जो सी पी रे है ये सी ओ के साथ एंगल थीटा बनाती है, तो आप कहेंगे कि ये यदि ए से ए एन परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए यहां बी से ये रे के ऊपर, ये वाली के ऊपर, ऐसे मतलब बी द रे स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड गोइंग टुवर्ड्स द पी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, तो एन के ऊपर ये परपेंडिकुलर पड़ेगा। और यदि ये एंगल थीटा है तो एंगल बी ए एन भी थीटा ही होगा। क्यों? द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स आर ऑलवेज इक्वल, तो इसलिए ये एंगल थीटा होगा। तो इसी की मदद लेके हम यदि देखें तो ये देखो ए से ये जो रे आ रही है पी तक, उसने यदि पाथ ट्रेवल किया तो यहां से ये यहां तक ये पी तक ट्रेवल किया, जबकि बी से देखें तो बी से ये रे गई इधर से और फिर ये इधर से पी की तरफ चले गई। तो एक्चुअल में बी से एन तक का जो पाथ है ना, यदि मैं ए से ए एन परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो बी से एन तक का पाथ जो है ना, ये इसने
ये वाली निचले वाली रे ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, तो हम कहेंगे पाथ डिफरेंस कितना, तो आप कहेंगे bn है। तो यही चीज हम आगे इस्तेमाल करेंगे कि bn है किसके बराबर, तो वो निकालने हम जा रहे हैं। तो यही हमने कहा कि लेट p be a point on the screen at which the wavelets traveling in direction making an angle theta with CO are brought to focus by the lens. Since the wavelets from different parts of the slit cover unequal distances in reaching at P, therefore they have the path difference. तो हमने रेज के टर्म्स में दिखा दिया इनको। तो हमने कहा ड्रा ए perpendicular AN to the ray of light diffracted from point B. Let N be the foot of perpendicular. तो आप पहले ही बता दिया। Then path difference between the rays diffracted from A and B is Bn. अब आप कहेंगे Bn is equal to d sin theta कैसे आया? ये देखिए, ये मैंने द्वारा फिगर दिखाई। आप कहेंगे Bn divided by AB in triangle ABN. N at N there is a right angle, so therefore Bn divided by AB, it is equal to sin theta. So what is Bn? Bn is equal to AB into sin theta, but AB is equal to small d. तो यही हमने कहा, यहाँ पर हमने नोट भी दिया हुआ है। तो Bn it's equal to d sin theta। तो हमारे पास ये पाथ डिफरेंस आया। और यदि मैं इस पाथ डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करूं कि मान लो डेल्टा इज इक्वल टू Bn, देन डेल्टा इज इक्वल टू Bn इज इक्वल टू d sin थीटा इज द पाथ डिफरेंस, वेयर d इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, हम पहले ही बता चुके हुए हैं। अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस चलेंगी। तो वो कंडीशंस हैं कि डार्क फ्रिंजेस कब बने, मतलब डार्क पैटर्न कब बनेगा और ब्राइट पैटर्न कब बनेगा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा कब बनेंगे। तो बेसिकली ये इट रिक्वायर्स ए प्रॉपर डिटेलिंग। अब वो डिटेल बताने के लिए मैं थोड़ा सा तो बता देता हूं कि एक्चुअल में जब हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होता है तो उस केस में मिनिमा बनता है। अब आप सोचेंगे ये तो उल्टा हो गया, इंटरफेरेंस में तो इससे उल्ट कंडीशन थी, d sin थीटा n लैम्डा होता था, तो उस केस में हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता था, पर इस केस में उल्टा है। उल्टा इस केस में यदि पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, और यदि पाथ डिफरेंस 2n+1 इंटू लैम्डा ओवर 2 होगा तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। उसका रीजन यहां वेवलेट्स के साथ रिलेटेड है, पर क्योंकि हम अभी इसके लिए हमें 15-20 मिनट और लगेंगे तो एक लेक्चर में हमारे पास से कवर नहीं होगा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन और यहां से कि फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट इज सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा, तो हम इससे आगे कल आगे बढ़ेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग वी आर टेकिंग रेस्ट, वी विल बी taking the topic tomorrow. Thank you.